जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ही कम टाइम बचा है आपके फाइनल परीक्षा का। और अभी प्यारे बच्चों आपको वैसे प्रश्न को पढ़ना चाहिए जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कुछ वैसे ही प्रश्न को लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न वैसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा एक एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ पर सभी प्रश्न आप सही बना लिए इसका मतलब आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता का मुख्य धंधा क्या था? यानी कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से क्या होता था? मछली पकड़ना होता था, व्यापार होता था, कृषि होता था या शिल्प होता था? यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, आप आराम से जवाब दीजिएगा। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? प्यारे बच्चों वैसे वहां पर व्यापार भी होता था, कृषि भी होता था। तब राइट आंसर आपको व्यापार लगाना है क्योंकि वहां पर ज्यादातर व्यापार होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिनका खोज कब हुआ? 1921 में। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा। और दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया। सिंधु घाटी सभ्यता जिनको शहरी या नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और प्यारे बच्चों पूछा गया कि वहां पर क्या होता था, क्या धंधा था, तो रखना आप राइट आंसर लगाना कि वहां पर ज्यादातर व्यापार होता था। ऑप्शन भी जो भी बच्चे लगा रहे हैं उसका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? देवनागरी थी, चित्रलिपि थी, फारसी थी या ब्राह्मी थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिखा जाता था वो चित्र के जैसा बनाया जाता था। यानी आप ऐसे समझिए जिस तरह से हम लोग इमोजी का प्रयोग करते हैं, है ना, इस तरह से स्माइल का इमोजी अगर ऐसे बना दिए तो ये रोने वाला इमोजी इस तरह से बनाते हैं, व्हाट्सएप में यूज करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से चित्र के जैसा बना करके फिर वहां पर लिखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक थी, यानी चित्रलिपि था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन लिया गया है। मैंने कहा कि जितने भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग है, आराम से आपको देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहां प्राप्त किया? हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में। उनकी शिक्षा की प्राप्ति कहां हुई? उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो प्यारे बच्चों उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुआ था। तो यहां पर राइट आंसर इसका लगा देंगे ऑप्शन सी। पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो यह भी याद रखिएगा कि जो उनकी मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी यानी कि नेपाल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया, पिताजी का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। पत्नी का नाम यशोधरा, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म की शुरुआत किया था, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर है, यानी कि 24वां तीर्थंकर है। पूछा जाएगा जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन है? आप कहोगे महावीर स्वामी। क्वेश्चन पूछा कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो याद रखना वैशाली में। वैशाली में एक गांव था कुंडल ग्राम नाम से, है ना। तो यहाँ पर कुंडलपुर है, ये मत लगा देना। राइट आंसर कुंडल ग्राम होगा, कुंडल ग्राम। और कुंडल ग्राम वैशाली में था तो कुंडलपुर तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? वैशाली में, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में मृत्यु हुई, जन्म वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी अपना घर कब छोड़ा था? 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। और लगातार उन्होंने 12 साल तक तपस्या किया। कितने साल? 12 साल तक तपस्या किया, तब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोधा। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बारे में और भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, है ना, उनकी माता का नाम त्रिशला था। चलो, तो महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने
नंद वंश के अंतिम शासक जिनका नाम क्या था, घनानंद, उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। क्वेश्चन पूछा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो यहां पर इसका राइट आंसर कौटिल्य होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिदास आपका नहीं होगा। तो बिल्कुल जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं एकदम सही है। याद रखिएगा कौटिल्य ने किताब लिखा है अर्थशास्त्र, उसी अर्थशास्त्र किताब से जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराया था, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मदद कौन किया था, यही कौटिल्य ने उसका मदद किया था और कौटिल्य ही उनका गुरु था और कौटिल्य ने ही किताब लिखा अर्थशास्त्र, जिस किताब से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चे सी लगा रहे हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसने लड़ा, तो हम सब जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था और ये जो कलिंग का युद्ध है प्यारे बच्चों, ये कौन लड़ा था, अशोक लड़ा था और इस युद्ध को अशोक जीता था। इस युद्ध के जीतने के बाद अशोक का जिंदगी पूरी तरह से बदल गया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन पूछा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किसके समय प्रसिद्ध था, फेमस था, मौर्य के समय, गुप्त काल के समय या मुगल काल के समय, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल के समय। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये गुप्त काल के समय काफी प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है अशोक की लिपि क्या थी, यानी अशोक ने जो भी अभिलेख लिखा था वो किस लिपि में लिखा था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या नगरी लिपि। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों अशोक ने जो भी अभिलेख लिखा वो सारा जो अभिलेख है ना वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है। आप सबको पता है गुप्त वंश है ना, और गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, श्रीगुप्त ने, है ना। यहां पर क्वेश्चन पूछा कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यहां पर अगर चंद्रगुप्त द्वितीय रहता तो उसको लगा देते, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, वो ऑप्शन में नहीं है, तब राइट आंसर हम लोग लगा देंगे समुद्रगुप्त। तो जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम उसका सही है। याद रखिएगा गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, श्रीगुप्त ने, लेकिन गुप्त वंश का सबसे महान शासक था विक्रमादित्य, है ना। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और यही इसी को सिक्का में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था, रुपया, तंका या अशरफी या दम। आपको बताना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है प्यारे बच्चों, तो कुतुब मीनार का निर्माण का काम शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में मृत्यु हो गई थी तो फिर कुतुब मीनार का जो काम है वो अधूरा रह गया था। फिर कुतुब मीनार का काम को पूरा किसने किया, इसी इल्तुतमिश ने। तो पूछा गया इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था, याद रखिएगा तंका। कौन सा सिक्का चलाया था, तंका। और ये जो तंका सिक्का है ये तंका सिक्का किस धातु का बना था, जीतल का बना था, है ना। याद रखिएगा जीतल का। तो ये भी तंका और जीतल एक अलग अलग है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था, राइट आंसर आप लोग लगा देना तंका, है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तंका जीतल। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि दो तरह का सिक्का होता है ना, एक होता है जीतल सिक्का। जीतल सिक्का किसका बना है, तो जो जीतल सिक्का है ये धातु का तांबा का बना है, तांबा, तो आ गया जीत, तो जीतल जो है ये तांबा का सिक्का बना है। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करेंगे तंका, तो तंका जो सिक्का है प्यारे बच्चों ये चांदी का बना है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। और इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया, आप कहोगे तंका जीतल, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 10 नंबर का। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था, याद रखिएगा गुलाम वंश से था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था, आप कहोगे गुलाम वंश से। इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है चालीसा क्या था, 40 सैनिक दल को कहते हैं चालीसा, या 40 गुलाम अमीर को, या 40 विद्वानों की सभा को, या 40 व्यापारियों का समूह को। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ चालीसा क्या था। तो 40 गुलाम अमीर को प्यारे बच्चों चालीसा कहा गया। 12 का जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम सही है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एकदम अलग क्वेश्चन है, कभी कभी अलग क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाए हैं, आज तक ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बनाए होंगे। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। बाजार नियंत्रण नीति किसने चलाई, बलबन ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज तुगलक ने। तो एक नीति था प्यारे बच्चों जिस नीति का नाम है बाजार नियंत्रण नीति, ये किसने चलाया था। जो बच्चे को पता है जल्दी से बताओ, 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो याद रखिएगा बाजार नियंत्रण नीति ये किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? यानी अकबर ने जो धार्मिक नीति, क्योंकि अकबर की धार्मिक नीति बहुत अच्छी थी, है ना, वो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ में लेके चलते थे। उन्होंने हिंदुओं के साथ संबंध अच्छा रखने के लिए हिंदुओं में विवाह किया। उन्होंने अपनी सेनाओं को, हिंदू सेनाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। तो अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती है? उदार नीति या दीन इलाही? तो याद रखिएगा अकबर की जो धार्मिक नीति है उसी को दीन इलाही कहा गया, है ना। तो अकबर ने जो एक प्रकार का धर्म शुरू किया था उसी को दीन इलाही कहा गया, और इसी को धार्मिक नीति यानी अकबर की धार्मिक नीति को दीन इलाही कहते हैं, और इसकी शुरुआत 1582 में अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो हम सब जानते हैं ताजमहल जिसको बनाने वाला का नाम था शाहजहां। कौन बनवाया? शाहजहां। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और पूछा जाएगा ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उसका नाम था उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा नाम था, इन्होंने ही ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। ताजमहल में हर दिन 20,000 मजदूर काम करते थे। कितना कितना हजार? 20,000। ताजमहल का काम कितने साल चला? 22 साल चला, 22 साल, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, दक्कन नीति किस शासक की थी? यानी ये जो दक्कन नीति है ये कौन सा शासक लाया था? बाबर लाया था, अकबर लाया था, शाहजहां लाया था, या औरंगजेब लाया था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब जो कि ज्यादातर समय अपना कहां पर बिताया? दक्षिण भारत में। कौन ऐसा मुगल शासक है जिन्होंने ज्यादातर समय अपना दक्षिण भारत में बिताया? आप कहोगे औरंगजेब। औरंगजेब जिसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है, और ये जो दक्कन नीति है ये औरंगजेब ने ही लाया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये जो कुतुब मीनार का काम है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। ऐबक उसी का शॉर्ट नाम है, ऐबक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इस काम को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी बीच में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका संबंध कहां से है? याद रखिएगा ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इन्होंने ही भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया था। तो पहला सवाल तो यही है कि भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनको सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसको सुल्तानुल हिंद कहा जाता है? आज ही हम ये क्वेश्चन क्रैश कोर्स में पढ़ाए ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद ये कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और इनका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, इनकी जो मजार है वो अजमेर में है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, यानी इनका संबंध अजमेर से है, और इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया। इन्हीं को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी आगरा में है। ये सब सवाल आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अब ये विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। पहला सवाल, ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर तथा बुक्का ने। दो भाई थे, एक भाई का नाम था हरिहर, एक भाई का नाम था बुक्का। ये दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश था? 4 वंश था। कौन कौन सा? SSTA यानी संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। इस तरह से 4 वंश ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कृष्णदेव राय। तो ये भी याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक को क्या कहा जाता है? कृष्णदेव राय। और ये भी याद रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। इनकी राजधानी है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य में 2 नदी के बारे में पढ़ते हैं। एक नदी का नाम है कृष्णा नदी, एक नदी है कृष्णा नदी, एक नदी है तुंगभद्रा नदी। और ये दोनों नदी से वहां के लोग सिंचाई करते थे, सब कुछ करते थे। तो 2 नदी था, एक कृष्णा नदी, एक तुंगभद्रा नदी। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? आप कहोगे हरिहर तथा बुक्का। 1336 में। क्या ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और हरिहर तथा बुक्का संगम वंश से था। अगला क्वेश्चन, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्यारे बच्चों पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध को आपको याद रखना है। पानीपत का जो पहला युद्ध है ये हुआ था 1526 में। ये किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी। तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध है किसके बीच हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो है वो जीत गए, इब्राहिम लोदी हार गए। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था?
पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में हुआ, किसके बीच? अकबर के बीच और हेमू के बीच में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के बीच हुआ और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें जो हेमू था वो हार गया और जो बाबर है वो जीत गया। फिर जो पानीपत का तीसरा लड़ाई है वो 1761 में हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। तीसरा कब हुआ? 1761 में। इस तरह से पूछा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और 1526 में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध को जीत गया। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1526 में। शुरू किसने किया? बाबर ने। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो एक युद्ध है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग पलासी का युद्ध कहते हैं, एक युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो एक बंगाल का नवाब था जिनका नाम था सिराजुद्दौला, और अंग्रेज की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। दो लोग था, है ना। एक का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। एक का नाम था रॉबर्ट क्लाइव, एक का नाम था रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज की तरफ से था, और एक बंगाल का नवाब था, बंगाल का राजा था जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ पलासी नाम का जगह में। इसी युद्ध को पलासी का युद्ध कहते हैं 1757 में। इस युद्ध को अंग्रेज जीत गया और जो सिराजुद्दौला है वो हार गया। और अंग्रेज इस युद्ध को जीतने के बाद उसी समय से भारत में समझो शासन करना शुरू कर दिया उनकी कंपनी। ठीक है। और एक इंसान था जिसने गद्दारी किया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया था। उसका नाम क्या था? मीर जाफर। यानी मीर जाफर ने गद्दारी किया जिसकी वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। फिर प्यारे बच्चों 1764 में क्या हुआ? जल्दी से बताइए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध अंग्रेज जीत गया था। उनके बाद वो पूरी तरह से अपना शासन शुरू कर दिया बंगाल में। फिर 1857 में क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने बताया कि जो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था? 1764 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि जो बक्सर का युद्ध है ये किनके बीच हुआ था प्यारे बच्चों? तो एक तरफ तो अंग्रेज था, एक तरफ था मीर कासिम व शाह आलम। ठीक, अच्छा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में जो लड़ाई हुआ था इस युद्ध को क्या कहते हैं? इस युद्ध को पलासी का युद्ध कहते हैं। तो पलासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय के बीच में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे अलग अलग होंगे। वही क्वेश्चन बार बार नहीं कराया जाएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन करोगे तभी ना याद होगा। चलिए, 1857 की क्रांति हुई थी, सबसे पहले बताइए 1857 की क्रांति कब होने वाली थी? तो ये जो 1857 की क्रांति है ना, ये 31 मई को होने वाला था। 31 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होने वाला था। लेकिन ये क्रांति शुरू कब हो गया? 10 मई को। ये भी याद रखिएगा, 10 मई को ही ये क्रांति शुरू हो गया। ये क्रांति कहां शुरू हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति है ये मेरठ में शुरू हुआ था, मेरठ में। तो ये क्रांति मेरठ से ही शुरू हो गया था। ये क्रांति किसने शुरू किया था? उसका नाम था, मतलब सिपाहियों ने, यानी सिपाहियों ने मिलकर के इस क्रांति को शुरू किया। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा कि इस क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुए थे? लाला लाजपत राय या मंगल पांडे? दोनों में से बताइए, या तात्या टोपे? तो याद रखिएगा जो मंगल पांडे है प्यारे बच्चों सबसे पहले इस क्रांति में शहीद हुए थे, है ना। तो सबसे पहले इस क्रांति में कौन शहीद हुए थे? मंगल पांडे। और 1857 की क्रांति में सबसे अंतिम में कौन शहीद हुए थे? तात्या टोपे, है ना। तो याद रखिएगा सबसे अंतिम में कौन शहीद हुए थे? तात्या टोपे। और सबसे पहले इस क्रांति में कौन शहीद हुए थे? मंगल पांडे। जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम उसका सही है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो प्यारे बच्चों ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको मिलेगा। कहाँ पर? ध्यान से देखिए, है ना, हम लिख देते हैं और ये पीडीएफ आप लोग ले लेना। बिल्कुल नया पीडीएफ है और फ्री मिलेगा। कहाँ पर? तनु क्लासेस ऐप में। ठीक है, लिख लेते हैं तनु क्लासेस ऐप। तो जो बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप वो ले लेना। जो नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाके तनु क्लासेस ऐप सर्च करना वीडियो खत्म होने के बाद, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा तनु क्लासेस ऐप का। तो तनु क्लासेस ऐप में जाना, वहां पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत किसने किया था? तो उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस पार्टी है इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1885 में।
यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और गांधी जी ने ये सब आंदोलन किए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? है ना, आप सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड था। सबसे पहले याद रखिएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। एक बगीचा था प्यारे बच्चों, वहां पर कितने लोग जमा थे? 20,000 लोग जमा थे, 20,000 लोग। ये सब लोग मीटिंग कर रहे थे, एक प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक एक इंसान आया जिनका नाम था डायर, जनरल ओ डायर। डायर क्या करता है? एक तरफ से ये 20,000 लोगों पर गोलियां चलाने लगता है, गोली एक तरफ से, और इसमें 379 लोगों की जान चली जाती है। एक बहुत बड़ा हत्याकांड था जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। ये जो जलियांवाला बगीचा है, बाग है, ये अमृतसर पंजाब में है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसमें टोटल 379 लोगों की जान गई थी और हत्या किसने करवाया? जनरल ओ डायर ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये जो नमक सत्याग्रह है जिसकी शुरुआत गांधी जी ने किया था, ये प्यारे बच्चों दांडी से शुरू हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। गांधी जी के बारे में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला कि गांधी जी भारत कब आए? तो पहला सवाल, गांधी जी 1915 में भारत आए थे। गांधी जी पेशे से क्या थे? गांधी जी एक वकील थे और उन्होंने वकालत की पढ़ाई यानी वकील का पढ़ाई कहाँ जाके किया? इंग्लैंड में, लंदन में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ पर किया? लंदन में। वो एक वकील थे, वो भारत 1915 में आए। 1915 में वो भारत आए। उनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। फिर उनके बाद 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में उन्होंने खेरा सत्याग्रह किया। 1918 में ही उन्होंने मिल मजदूर आंदोलन किया। 1919 में वो एक आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसमें भी भाग लिया। फिर 1920 में प्यारे बच्चों उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। तो गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारा सवाल उनके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो बताइए गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा दिया था 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, बी। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो हमारा देश कब आजाद हुआ? ये तो बहुत आसान है भाई, है ना। 15 अगस्त 1947 को। किसी को डाउट है क्या? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, है ना। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो पूछा जाएगा कि हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, है ना। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना यानी लोकतंत्र बना। संविधान को बनाने में टोटल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत, ये क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाता है। स्वतंत्र भारत का मतलब हुआ कि जब हमारा देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो प्यारे बच्चों वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। वो अंग्रेज ही था जो कि पहला गवर्नर जनरल बना था। भारत से सबसे पहला कौन बना था? तब राइट आंसर लगाना सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहां पर पूछा कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो उस समय पहला गवर्नर जनरल कौन बना? आप लगाना लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये बताओ। स्वतंत्र भारत यानी जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद पहला भारत के गवर्नर जनरल कौन बना? तब राइट आंसर डी लगाना। लेकिन अगर भारतीय नहीं दे तब राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन ही लगाना, है ना। हमारा देश का बंटवारा हुआ, आप सबको पता है। 1947 में हम लोग आजाद हुए, लेकिन आजादी से पहले हमारा देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत 2 देश बना। तो क्वेश्चन पूछा कि ये जो बंटवारा हुआ किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत देश का विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत? आप कहोगे माउंटबेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, अभिलेख को पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व मतलब जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलता हो, जो जमीन के नीचे मिलता हो, यानी वो चीज जो जमीन के नीचे मिलता हो और जिनसे इतिहास के बारे में पता चलता हो उसको पुरातत्व कहते हैं। जैसे अभिलेख, पुराना मंदिर, सिक्का, ये सभी जमीन के नीचे मिलता है और इनसे इतिहास के बारे में पता चलता है, इन सभी को पुरातत्व कहेंगे। लेकिन जो साहित्य है ये पुरातत्व नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी ऐसा
मतलब हल खेत जो है जोता हुआ कहाँ से मिला, वह है कालीबंगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से खेत को जोतते थे, तो हल के बारे में कहाँ से पता चला, कालीबंगा से। जोते हुए खेत के बारे में कहाँ से पता चला, कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिंधु निवासियों को किस धातु को उपयोग नहीं करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे। 33 का राइट आंसर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, लाजवाब। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश कहा गया मेलुहा को। क्या आपको इसका जवाब पता था, जल्दी से बताओ। यस सर, 34 का बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा मेलुहा। मेलिहा को नाविकों का देश कहा गया है। कहां पर, मेसोपोटामिया में कुछ लेख मिला है, वहां पर मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में कुछ लेख मिले हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा तनु क्लासेस में। सर तैयारी कैसे करें, बाबू कल एक हम लोग वीडियो डाले हैं, है ना, कि कैसे 60 दिन के अंदर में तैयारी करें। तो आप लिखना कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें बाय तनु क्लासेस, वो वीडियो को देख लेना, कल ही डाले हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें बाय तनु क्लासेस, वीडियो को देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अभी से हम लोग को पढ़ना चाहिए जिन बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन दो कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, जो सबसे लंबा हड़प्पा शिलालेख मिला है उसमें टोटल 26 चिन्ह हैं। आज तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा लिपि कैसी होती थी, चित्रात्मक होती थी। हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया, यानी हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम कौन है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पहला डायरेक्टर जनरल कौन है, कनिंघम है, और इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा मोहर पर कनिंघम ने अपना रिपोर्ट कब जारी किया था। बिल्कुल प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 1875 को, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नो डाउट आप लोग लाजवाब आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न, राइट आंसर 36 का क्या दिया आप लोग, बी। 11 का भी आंसर कौन देना है बाबू, हाँ ठीक। चलिए देखो यहां पर हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया, तो हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम 1875 में रिपोर्ट दिया। बहुत अच्छा। अगला देखिए, राजगा यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता होना चाहिए टोटल कितने महाजनपद था, टोटल 16 महाजनपद था। 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम क्या था, मगध, और मगध की राजधानी का नाम क्या था, राजगा। राजगा को ही हम लोग राजगृह कहते हैं। राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर, है ना। तो ये जो राजगाह है इसी को आज के दिन राजगीर कहते हैं। तो बताइए राजगाह किसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी ही राजगाह थी जिसको राजगीर कहते हैं। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। पाटलिपुत्र किसने बनाया, उदयन ने। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया, जल्दी से बोलो, उसका नाम था, क्या नाम था, बिंबिसार ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया, बिंबिसार ने किया। बिंबिसार किस वंश से था, बिंबिसार हर्यक वंश से था। बहुत सारा सवाल हम करा सकते हैं लेकिन टाइम नहीं है। तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश से था, इन्होंने ही मगध साम्राज्य की स्थापना किया था, और मगध साम्राज्य की राजधानी ही राजगृह थी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो हमने कहा था कि कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य कहते हैं, है ना। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखा है प्यारे बच्चों, इंडिका। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है, आप कहोगे मेगास्थनीज। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। और ये अर्थशास्त्र और इंडिका ये दोनों किताब से किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है, आप कहोगे मौर्य साम्राज्य। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहां से मिलती है, तो आप कहोगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी इंडिका और अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग। हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ तो आपको देखो तनु क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अभी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ये नंबर है 620141 ठीक है। या तो आप तनु क्लासेस ऐप में कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप चैनल, या फिर 620141 इस नंबर पे मैसेज करना और कहना कि सर मुझे 12 का व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। ये सब रख लो, बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह आता है, क्लास कब शुरू होती है ये सब पता चलता है। ठीक है, चलो 1944 में, और आपका नंबर कोई नहीं देख पाएगा। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर मेरा नंबर किसी और को दिख जाएगा, बाबू बिल्कुल नहीं।
प्राइवेसी का पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलो, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर जनरल पहला कौन था? वो है कनिंघम। लेकिन 1944 में डायरेक्टर जनरल कौन बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बिल्कुल, REM व्हीलर, ठीक है। तो 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे REM व्हीलर। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्री की नियुक्ति किसने की? तो धम्म महामात्री की नियुक्ति अशोक ने किया था, है ना। अशोक ने अपना धम्म को फैलाने के लिए धम्म महामात्री की नियुक्ति किया था, है ना। अजातशत्रु कौन है प्यारे बच्चों? बिंबिसार का बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, बिंबिसार का बेटा का नाम है अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु के समय क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति। टोटल बौद्ध संगीति कितना हुआ? टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। तो पहला जो बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। याद रखना। अगला प्रश्न देखो, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति एक किताब था। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की। वही समुद्रगुप्त जिसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो हम लोग को पता चला कौन सी किताब से? प्रयाग प्रशस्ति से। और प्रयाग प्रशस्ति किताब को लिखा किसने है? हरिसेन ने। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, कहीं पे हम लोग किसान भी बताए हैं, कहीं हम आपको बड़े जमींदार भी बताए हैं। तो देखो, आज आप इस राइट आंसर क्लियर कर लो। इसका राइट आंसर जो है ना, बड़े जमींदार ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, मुझे तो नहीं लगता पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए कि तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे बड़े जमींदार को। 42 का राइट आंसर आप डी लगा दोगे, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। देखो बाबू, हर किसी को सर खाना खा लिया नहीं, डाउट क्लियर करते हुए जाना है। तो राइट आंसर क्या लगा देना है? बड़े जमींदार। अनिमई किसको कहा गया? बड़े जमींदार को। अगला प्रश्न है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? तो यहां पर राइट आंसर आप किसान लगा देना। देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह का है? एकदम ऐसा लेवल का क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आसान क्वेश्चन नहीं है ये सब। अगर ये सब आप बना दे रहे हो, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। तो पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कब से कब तक शासन किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा हुआ भी है, तो याद रखिएगा। 375 से 415 तक किनका शासन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। 44 का जो भी बच्चे बी लगाए हैं एकदम उसका सही है। अगला प्रश्न है, जो प्रभावती गुप्त थी वो किसकी बेटी थी, किसकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का ही नाम था प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री फाहयान भारत कब आया था? तो चीनी तीर्थयात्री जैसे फाहयान, वेनसोंग, वेनसोंग, फाहयान, ये दोनों कहाँ के थे? चीन के थे। आप बताइए तो हमको जल्दी से कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, सिर्फ राजकुमार लिख देते हैं, जल्दी से बताओ। यात्रियों के राजकुमार किसे कहा जाता है? और यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, आज समझ जाएंगे कि आपको याद है। जल्दी से आप सभी लोग बताओ, मार्को पोलो को क्या कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन कैसे कर रहे हो बाबू? सर उर्दू का टाइम, अभी टाइम है, अभी टेंशन नहीं लो सर, उर्दू क्लास का टाइम हो गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे हमें छोड़कर? अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है, इसलिए इसको क्लियर कर दीजिए। मार्को पोलो को क्या कहा जाता है? यात्रियों का सरताज कहा जाता है। और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसोंग को, जो कि चीन का था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा कि जो फाहयान था चीनी तीर्थयात्री, ये भारत कब आया था? बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं है, अभी न जाओ छोड़ कर। चलिए,
चीन के महान दार्शनिक कौन थे प्यारे बच्चों? 47 का राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। सर मेरी तैयारी नहीं हुई है, क्या करें? अच्छा बताएंगे बाबू, पहले क्वेश्चन का जवाब दो। बिल्कुल कन्फ्यूशियस, जो भी बच्चे यहाँ पर बी लगाए हैं एकदम सही है। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? टोटल कितना वेद है? 4 वेद है। सबसे पुरानी वेद का नाम है ऋग्वेद। तो बताना है कि ऋग्वेद में कौन सी देवता के बारे में पढ़ते हैं? तो सभी, अग्नि, इंद्र, सोम, ये सभी देवता के बारे में ऋग्वेद में पढ़ते हैं, जो कि सबसे पुरानी वेद है। अगला प्रश्न है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हैं। गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, है ना। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यौधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सोना चांदी एक तरफ, तुम्हारा होना एक तरफ, तांबा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग सच सच बताना कि 50 में आप लोगों ने कितना सही किया। प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान भी लिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने बहुत टफ लिया था, और ये वो सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो जल्दी से बताइए आपने कितना सही किया। अब प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो देखिए आखिरी मौका है ना, क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने का। आपको पता है क्रैश कोर्स में अभी हम लोगों का ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 399 रुपया में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे ये पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा और वहीं पे आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा और बहुत सारा टेस्ट भी होता है फ्री में। इसलिए ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लेना जो नहीं की हो। प्ले स्टोर में जाके बस तनु क्लासेस लिखना आ जाएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और अगर किसी तरह का दिक्कत होता है कोर्स जुड़ने में, है ना, आप जैसे होता ना, बहुत सारा बच्चा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं चलाता है, वो दूसरे से पेमेंट करवाना चाहता है, अपने भाई, पापा या भैया किसी से भी, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। क्रैश कोर्स में जैसे हम आपको बताए थे कि अभी आपको कैसे तैयारी करना है, अभी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है पहले लाइव क्लास में। पहले लाइव क्लास करना है। लाइव क्लास करने के बाद उसका जो पीडीएफ मिलेगा उसको पीडीएफ को पढ़ना है। पीडीएफ पढ़ने के बाद उस चैप्टर से आज तक जो भी सवाल पूछा गया उस चैप्टर का सवाल करना है। फिर उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट देना है और ये टेस्ट देने के बाद फिर आपको अगला चैप्टर शुरू करना है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है क्रैश कोर्स में। जो भी बच्चा क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो गए हैं या ज्वाइन हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो बता दें, सबसे पहले हर एक क्लास का लाइव करना है, उनके बाद उसका पीडीएफ पढ़ना है, फिर पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ना है, फिर टेस्ट पर देना है, फिर अगला चैप्टर शुरू करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए कि सर टेस्ट कैसे दें, पीडीएफ कैसे पढ़ें या लाइव क्लास कैसे करें, तो आप इस नंबर पे मैसेज करना या आप इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना। ग्रुप में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों का जो क्रैश कोर्स है वहां पर ये सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, सारे बोर्ड की, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, है ना। और ये क्रैश कोर्स सारे सब्जेक्ट का है, यानी कहने का मतलब सारा सब्जेक्ट की प्राइस क्रैश कोर्स में होगा। फीस मात्र आपका 399 रुपया है। वहां पर होगा क्या, तो हर दिन लाइव क्लास होती है। लाइव में नहीं जुड़ पाए तो रिकॉर्ड क्लास होगा। तनु क्लासेस ऐप में टाइम टेबल में जाके देख लेना, टाइम टेबल भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा इसी क्रैश कोर्स में, मॉडल पेपर मिलेगा इसी क्वेश्चन में, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा इसी क्रैश कोर्स में, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास इसी में मिलेगा। और किस तरह से क्वेश्चन का पेपर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा तैयारी कर लिया लेकिन आंसर लिखने नहीं जानते तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, है ना। आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। ये सब चीज प्यारे बच्चों इसी क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा फीचर है, आप आराम से क्रैश कोर्स में ज्वाइन करिए तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। यकीन मानिए इससे बेहतरीन तैयारी आपकी कहीं नहीं हो सकती है। और आप अगर कहीं भी एडमिशन ले लिए हैं क्रैश कोर्स में, थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप वहाँ भी पैसा दे दिए, लेकिन एक बार यहाँ पर लीजिए, फिर देखिएगा प्यारे बच्चों वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस में आ जाना, वहाँ पे 9 बजे हिंदी की क्लास है ना। और किसी का अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप तनु क्लासेस ऐप में जाकर के इंग्लिश मीडियम का नोट्स खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी दुआ है। आपके पूरे परिवार के लोग, आपके मम्मी पापा, सारे लोग बहुत खुश रहें और आप अपने परिवार के साथ रहें, बहुत अच्छे से रहें, मेहनत से पढ़ाई करिए, है ना। पढ़ने का जब मन नहीं करे तो आप ये सोचिए कि यार हम अपने पिताजी को, क्योंकि आप ही हो जो अपने पिताजी को काम करवाते हो और आप ही हो जो अपने पिताजी का काम को रुकवा सकते हो। यानी कहने का मतलब आप चाहते हो कि आपके पिताजी अभी भी काम करें, नहीं चाहते हो ना, तो जल्दी कुछ मेहनत करके बढ़िया कुछ बन जाओ ताकि आप जो है अपने पिताजी का सहारा बन सको, ठीक है। और मेहनत करो भाई, मेहनत ही सब कुछ है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता इस जहाँ में, ठीक है।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, थैंक यू।